नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेनरेशन जेड एजुकेशन पर। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण। इस वीडियो में हम आसान तरीके से समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ये कैसे काम करता है और आइजैक न्यूटन ने इसका नियम कैसे दिया। साथ ही हम जानेंगे जी और जी में क्या फर्क है, द्रव्यमान और भार का डिफरेंस, मुक्त पतन, दाब, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत और आखिर में केपलर के नियम भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। बिल्कुल। तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ बिल्कुल। इसका शीर्षक है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। यहाँ विजुअल में पृथ्वी के ऊपर एक सेब यानी एप्पल दिखाया गया है। क्लासिक न्यूटन वाला सेब। हाँ, हम सबने बचपन से न्यूटन और उनके सिर पर गिरने वाले सेब की कहानी सुनी है, लेकिन यार यहाँ मेरा एक बहुत ही बेसिक डाउट है। पूछो। बचपन की किताबों में हमेशा पृथ्वी और सेब ही क्यों दिखाते हैं? क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम सिर्फ पृथ्वी और सेब जैसी चीजों पर ही लागू होता है या इस ब्रह्मांड की हर चीज पर? तुम्हारा ये डाउट बहुत ही लाजवाब है और सच बताऊं तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है शुरू में। अच्छा। हाँ, क्योंकि बचपन की उस सेब वाली कहानी ने हमारे दिमाग में एक इमेज बना दी है कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब सिर्फ पृथ्वी का चीजों को नीचे खींचना है। हाँ, मुझे भी यही लगता था। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। ये नियम हर उस चीज पर लागू होता है जिसमें द्रव्यमान यानी मास है। ओहो, मतलब हर एक चीज में? बिल्कुल। चाहे वो आकाशगंगा का एक विशाल तारा हो या फिर हवा में तैरता हुआ धूल का एक छोटा सा कण, हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान है वो गुरुत्वाकर्षण पैदा करती है। अच्छा, मतलब हर चीज में अपना गुरुत्वाकर्षण है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। यहाँ लिखा है कि ब्रह्मांड में हर पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। राइट। उदाहरण के लिए पेड़ से सेब का गिरना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति और सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना। पर यार यहाँ मेरे एक और उलझन है। हाँ बताओ, क्या उलझन है? अगर ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे को खींच रही है तो मेरी टेबल पर रखी दो किताबें आपस में अपने आप खिसक कर क्यों नहीं टकरा जाती? हाँ, एकदम सही सवाल। ये सवाल हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो पहली बार इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझता है। तो लॉजिक क्या है इसके पीछे? जवाब उनके द्रव्यमान में छुपा है। उन दो किताबों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल मौजूद है। वो एक दूसरे को खींच भी रही हैं। सच में खींच रही हैं? हाँ, लेकिन उनका द्रव्यमान इतना कम है कि वो बल बेहद कमजोर होता है। अच्छा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, टेबल और किताब के बीच जो घर्षण बल यानी फ्रिक्शन है ना, हाँ, फ्रिक्शन, वो उस कमजोर गुरुत्वाकर्षण से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना विशाल है कि उसका खिंचाव हमें साफ महसूस होता है, लेकिन छोटी चीजों का खिंचाव हम महसूस नहीं कर पाते। ओह, अब मैं समझ गई। मतलब खिंचाव है पर वो इतना कमजोर है कि हमें दिखता नहीं। बिल्कुल सही समझे तुम। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सर आइजैक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। वही तो, ये समानुपाती वाला हिस्सा तो मैं समझ गई कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, लेकिन ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होने का आसान भाषा में क्या मतलब है? इसे ऐसे इमेजिन करो, जैसे जैसे दो चीजें एक दूसरे से दूर जाती हैं, उनके बीच का खिंचाव कम होने लगता है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। लेकिन ये खिंचाव नॉर्मल तरीके से कम नहीं होता। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर तुम उन दो किताबों की दूरी को दोगुना कर दो यानी डबल कर दो, ठीक है, डबल कर दिया, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल आधा नहीं होगा बल्कि सीधा 4 गुना कम हो जाएगा। 4 गुना? हाँ, और अगर दूरी 3 गुना बढ़ा दी जाए तो बल 9 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। इसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। अरे वाह, मतलब दूरी का असर बहुत ही तेजी से पड़ता है। बिल्कुल, एक्सपोनेंशियल असर होता है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, जहां इसका सूत्र दिया है। ये फॉर्मूला है F=g, उसके बाद ब्रैकेट में कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m और डिवाइडेड बाय d²। हाँ, यही वो मशहूर फॉर्मूला है। यहाँ बताया गया है कि F वो बल है जो दोनों के बीच लग रहा है, कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है और D दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी है। राइट। यहाँ मेरा एक टेक्निकल डाउट ये है कि जब हम पृथ्वी और सूरज जैसे विशाल ग्रहों की बात करते हैं तो ये D यानी दूरी कहाँ से नापी जाती है?
सतह से या एकदम सेंटर से? तुमने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है, और ये बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी पॉइंट है। अच्छा। हाँ, क्योंकि दूरी हमेशा दोनों पिंडों के एकदम सेंटर यानी उनके सेंटर ऑफ मास से नापी जाती है, सतह से नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर हम पृथ्वी और चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो हम पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह की दूरी नहीं ले सकते। हमें पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच यानी उसके कोर से लेकर चंद्रमा के केंद्र तक एक काल्पनिक रेखा खींचनी होगी। ओह, समझ गई। और उस पूरी दूरी को डी मानना होगा। सतह से नापने पर कैलकुलेशन पूरी तरह गलत हो जाएगी। ये तो बहुत काम की जानकारी है, वरना कोई भी गलती कर सकता है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ जी का मान और मात्रक बताया गया है। स्लाइड के अनुसार जी का SI मात्रक nm² kg-2 है और इसका मान 6.673 × 10⁻⁻11 है, जिसे हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। स्लाइड ये भी कहती है कि यह पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है। सही है। पर मुझे एक बात खटक रही है यहाँ। क्या बात? ये जो 10⁻⁻11 की वैल्यू है, हाँ। ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। क्या ये बेहद छोटी वैल्यू ही वो कारण है कि हमें रोजमर्रा की छोटी चीजों के बीच गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं होता, जैसा हमने किताबों वाले उदाहरण में बात की थी? एकदम सटीक विश्लेषण। वो जो 10 की घात -11 है ना, माइनस, हाँ, उसका मतलब है 0.000000006673। बाप रे, ये तो सच में ना के बराबर है। बिल्कुल। ये इतनी सूक्ष्म संख्या है कि जब तक फॉर्मूले में m और m की जगह पर कम से कम पृथ्वी या चांद जितने विशाल द्रव्यमान नहीं रखे जाते, तब तक जो F यानी बल निकल कर आता है वो न के बराबर होता है। ओ, अब लॉजिक एकदम क्लियर हो गया। तुम्हें पता है, हेनरी कैवेंडिश ने इस वैल्यू को निकालने के लिए एक शेड के अंदर भारी भरकम लेड की गेंदें और एक बेहद संवेदनशील धागे का इस्तेमाल किया था। लेड की गेंदें? हाँ, वो प्रयोग इतना मुश्किल था कि उन्हें कमरे के बाहर से दूरबीन लगाकर रीडिंग लेनी पड़ी थी, ताकि उनके शरीर की गर्मी और सांस की हवा से भी प्रयोग गड़बड़ ना हो। अरे बाप रे, क्या गजब का डेडिकेशन था। बिल्कुल, विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। सही कहा। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व बताया गया है। स्लाइड कहती है कि यह नियम हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, चंद्रमा और ग्रहों की गति को संभव बनाता है, और समुद्र में सूर्य और चंद्रमा के कारण आने वाले ज्वार भाटा यानी टाइड्स का भी यही कारण है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। हाँ, और मुझे ये पॉइंट हमेशा हैरानी में डालता है कि इतने लाख किलोमीटर दूर बैठे चांद की वजह से पृथ्वी के समुद्र में लहरें या ज्वार भाटा कैसे खिंचाते हैं। ये प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली नजारा है। देखो, चांद भले ही पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है, हाँ, बहुत दूर है, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तक पहुंचता है। अब पृथ्वी की जो जमीन है वो तो ठोस है, वो चांद की तरफ खिंचकर अपना आकार नहीं बदल सकती। राइट, जमीन तो अपनी जगह पर रहेगी। लेकिन महासागरों का पानी तरल है यानी फ्लूइड है, तो चांद का गुरुत्वाकर्षण उस पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। अच्छा, जिससे समुद्र के पानी में एक बड़ा सा उभार आ जाता है। इसे ही हम हाई टाइड कहते हैं। और जैसे जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये पानी का उभार भी तटों पर आगे बढ़ता रहता है। बहुत ही शानदार तरीके से विजुअलाइज हो रहा है ये पानी का वो उभार, चांद को फॉलो कर रहा है। एकदम सही। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, मुक्त पतन यानी फ्री फॉल। इसमें लिखा है कि जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। इस दौरान वस्तु की दिशा तो समान रहती है, लेकिन उसका वेग, वेलोसिटी लगातार बढ़ता रहता है, और वेग में इसी परिवर्तन के कारण गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। राइट, एक्सेलरेशन। मेरा सवाल ये है कि अगर वेग लगातार बढ़ रहा है तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई वस्तु जितनी ज्यादा ऊंचाई से गिरेगी वो उतनी ज्यादा तेज गति से जमीन से टकराएगी? बिल्कुल सही समझे तुम। जब कोई चीज गिरना शुरू करती है तो हर एक सेकंड में उसकी स्पीड 9.8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ती ही जाती है। हर सेकंड? हाँ, गैलीलियो ने सबसे पहले इसे बहुत करीब से समझा था। यानी गिरने के पहले सेकंड के बाद स्पीड 9.8 होगी, दूसरे सेकंड के बाद वो 19.6 हो जाएगी, तीसरे के बाद 29.4। बाप रे। और ये स्पीड तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वस्तु जमीन से ना टकरा जाए। इसीलिए 10वीं मंजिल से गिरी कोई चीज पहली मंजिल से गिरी चीज के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से टकराती है और बहुत ज्यादा डैमेज करती है। ये तो थोड़ा डरावना भी है। हाँ, फिजिक्स कभी कभी डरावनी हो सकती है।
चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी के बारे में बताया गया है। स्मॉल जी। इसका सूत्र है G इक्वल टू GM/r²। स्लाइड के अनुसार पृथ्वी पर G का औसत मान 9.8 ms² है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट लिखा है। क्या लिखा है? G का मान भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सबसे कम और ध्रुवों यानी पोल्स पर सबसे अधिक होता है। ऐसा क्यों यार? इक्वेटर पर कम और पोल्स पर ज्यादा होने के पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक पृथ्वी के असली आकार में छिपा है। हम आमतौर पर ग्लोब देखकर सोचते हैं कि पृथ्वी एकदम परफेक्ट गोल है। हाँ, स्फेयर है। लेकिन असल में अपने रोटेशन की वजह से ये संतरे की तरह पोल से थोड़ी चपटी है और इक्वेटर से थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई है। अच्छा, परफेक्ट गोल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब जरा उस फॉर्मूला को देखो, G इक्वल टू GM/r²। इसमें R यानी त्रिज्या नीचे है। हाँ, डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब है कि जहां पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा होगी वहां G की वैल्यू कम होगी। इक्वेटर पर त्रिज्या ज्यादा है, इसलिए वहां गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कम होता है। ओ, अब समझ आया। और पोल्स पर तुम पृथ्वी के केंद्र के थोड़ा ज्यादा करीब होते हो, इसलिए वहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा, तो हमारा वजन इक्वेटर पर थोड़ा सा कम हो जाता है। ये तो बहुत कूल फैक्ट है। हाँ, अगर तुम्हें अपना वजन कम करना है तो इक्वेटर पर चले जाओ। हाँ, बिल्कुल। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक और स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण में अंतर का पहला भाग दिया गया है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। हाँ, तो G एक बल है जो पूरे ब्रह्मांड में स्थिर रहता है, वहीं G एक त्वरण है और इसका मान स्थान के अनुसार बदलता रहता है। राइट। तो मेरे दिमाग में जो डाउट आ रहा है वो ये कि क्या किसी दूसरी गैलेक्सी या ब्रह्मांड की किसी दूसरे कोने में भी कैपिटल G की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन स्मॉल g सिर्फ पृथ्वी पर ही अलग अलग जगह बदल जाएगा? हाँ, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। कैपिटल G इस पूरे ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल रूल है, जैसे प्रकाश की गति। मतलब वो फिक्स है, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन स्मॉल g पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस ग्रह पर खड़े हो, उस ग्रह का द्रव्यमान क्या है और उसकी त्रिज्या क्या है। अच्छा, यहां तक कि पृथ्वी पर भी अगर तुम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चले जाओ तो तुम्हारी केंद्र से दूरी बढ़ जाएगी और G की वैल्यू सतह के मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये G और G का कंफ्यूजन हमेशा रहता था, जो अब साफ हो गया। बहुत बढ़िया। अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो इसी G और G के अंतर का दूसरा भाग है। यहाँ लिखा है कि G एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है और इसका मान कभी 0 नहीं हो सकता। जबकि G एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है और अंतरिक्ष में या पृथ्वी के केंद्र में इसका मान 0 हो जाता है। ये पॉइंट मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सा पॉइंट? कि पृथ्वी के एकदम सेंटर यानी केंद्र में जाकर गुरुत्वाकर्षण यानी G 0 कैसे हो सकता है? इसे एक बेहतरीन एनालॉजी से समझ सकते हैं। इमेजिन करो कि तुम पृथ्वी के एकदम सेंटर यानी कोर के अंदर खड़े हो। ठीक है, इमेजिन कर लिया। अब सारा का सारा द्रव्यमान तुम्हारे चारों तरफ फैल गया है। ऊपर, नीचे, दाएं बाएं हर दिशा में पृथ्वी का हिस्सा मौजूद है। हाँ, मैं तो बीच में हूँ। अब हर दिशा का द्रव्यमान तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। ऊपर वाला हिस्सा तुम्हें ऊपर खींच रहा है, नीचे वाला नीचे, दाईं तरफ वाला दाईं खींच रहा है। ओह! ये सारे बल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बिल्कुल एक रस्साकशी यानी टग ऑफ वॉर के खेल की तरह, जो आज सभी टीमें बराबर ताकत लगा रही हों। अच्छा, तो नेट फोर्स 0? बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि तुम पर लगने वाला नेट बल 0 हो जाता है और इसलिए केंद्र में G 0 हो जाता है। वाह, रस्साकशी वाला उदाहरण बहुत ही शानदार था, एकदम दिमाग में छप गया। मुझे लगा ही था तुम्हें पसंद आएगा। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ टॉपिक है द्रव्यमान, मास। स्लाइड में लिखा है कि किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ये वस्तु के जड़त्व, इनर्शिया का माप है। सबसे अहम बात, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। इसका SI मात्रक किलोग्राम है। एकदम सही। मेरा डाउट ये है कि अगर ये हमेशा स्थिर रहता है तो क्या गहरे अंतरिक्ष में जहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहां भी मेरा द्रव्यमान उतना ही रहेगा? 100%। द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना ही नहीं है। सच में? हाँ, द्रव्यमान का सीधा सा मतलब है कि तुम्हारे शरीर में कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। चाहे तुम पृथ्वी पर रहो, चांद पर जाओ या गहरे अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण 0 है, तुम्हारे शरीर के अणुओं की संख्या तो कम नहीं हो जाएगी ना। हाँ, वो तो उतनी ही रहेगी। इसलिए तुम्हारा मास हमेशा स्थिर रहता है,
अंतरिक्ष में तुम भारहीन वेटलेस महसूस जरूर करोगी, लेकिन अगर तुम किसी भारी स्पेसशिप को धक्का देने की कोशिश करोगी तो क्या होगा? तो तुम्हें उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसका द्रव्यमान और जड़त्व वहां भी उतना ही है। वाओ, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत गहराई वाला था। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बात हो रही है भार यानी वेट की। ये मास से अलग है। हाँ, भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इसका सूत्र है W = m×G। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है। इसका SI मात्रक न्यूटन है और ये G के साथ साथ बदलता रहता है। यार, ये स्लाइड देखकर तो मेरी आंखें खुल गई। ऐसा क्या देख लिया? तो जब हम मशीन पर खड़े होकर अपना वेट 60 किलोग्राम बताते हैं तो क्या हम साइंस की भाषा में पूरी तरह गलत बोल रहे होते हैं? तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ, हम बिल्कुल गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अरे बाप रे! जब तुम कहते हो कि तुम्हारा वेट 60 किलो है तो तुम असल में अपना मास यानी द्रव्यमान बता रही होती हो। वेट तो एक फोर्स है। अच्छा, तो मेरा वेट क्या होगा? अगर तुम्हारा मास 60 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर तुम्हारा असल भार वेट 60 को 9.8 से गुणा करने पर लगभग 588 न्यूटन होगा। 588 न्यूटन। लेकिन आम बोलचाल में अगर तुम किसी से कहोगे कि मेरा वजन 588 न्यूटन है तो वो बेचारा घबरा जाएगा। हाँ, बिल्कुल। इसलिए हम सुविधा के लिए किलोग्राम का ही इस्तेमाल करते हैं। पर हाँ, फिजिक्स के क्लासरूम में ये आम बोलचाल वाली गलती भारी पड़ सकती है। मैं भी न्यूटन सुन के तो पक्का घबरा जाती। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। चांद की बात। स्लाइड के अनुसार चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/6 है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर जो 60 न्यूटन का भार है वो चंद्रमा पर सिर्फ 10 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान समान रहेगा। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले इतना कम क्यों है? इसका सीधा कनेक्शन उनके द्रव्यमान और आकार से है, जैसा कि हमने न्यूटन के फॉर्मूले में देखा था। अच्छा, फॉर्मूले से लिंक है। हाँ। चंद्रमा का आकार पृथ्वी से काफी छोटा है और उसका द्रव्यमान पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही कम है, लगभग पृथ्वी का 1.2%। बस 1.2%? हाँ, क्योंकि चंद्रमा में पदार्थ ही इतना कम है, इसलिए उसका खींचने का बल भी कम है। यही वजह है कि जब हम अपोलो मिशन की फुटेज देखते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स चांद पर इतनी आसानी से छलांग लगा पाते हैं। क्योंकि चांद उन्हें जोर से नहीं खींचता। बिल्कुल, चांद उन्हें उतनी तेजी से नीचे नहीं खींच पाता। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ टॉपिक थोड़ा बदल रहा है। हाँ, अब हम फ्लूइड्स की तरफ जा रहे हैं। अब बात हो रही है प्रणोद, थ्रस्ट और दाब, प्रेशर की। स्लाइड कहती है कि किसी सतह के लंबवत परपेंडिकुलर लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद ही दाब है, जिसका सूत्र P = F/A है। इसका मात्रक पास्कल या nm² है। राइट, मैं बल फोर्स तो समझती हूँ, पर ये थ्रस्ट और नॉर्मल बल में क्या फर्क है? बल तो किसी भी दिशा में लग सकता है। तुम किसी ब्लॉक को साइड से धक्का दो या तिरछा खींचो, वो सब बल हैं। हाँ, लेकिन थ्रस्ट एक खास तरह का बल है जो हमेशा सतह के एकदम 90 डिग्री पर लगता है। 90 डिग्री? हाँ, जैसे जब तुम एक कील को दीवार में ठोकती हो तो हथौड़ा सीधे 90 डिग्री पर कील के सिर पर लगता है। यही सीधा लगने वाला बल थ्रस्ट कहलाता है। अच्छा, सीधा बल। और जब यही थ्रस्ट किसी खास एरिया पर पड़ता है तब वो प्रेशर यानी दाब बनाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ दाब के उपयोग एप्लीकेशंस बताए गए हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है। विजुअल्स में कील का सिरा नुकीला है और स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी हैं। कील नुकीली होती है ताकि क्षेत्रफल कम हो और दाब अधिक लगे। वहीं स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी बनाई जाती हैं ताकि क्षेत्रफल बढ़े और कंधों पर दाब कम पड़े। एकदम सही डिजाइन है। इन उदाहरणों को देखकर मेरे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आ रहा है। पूछो। क्या इसका मतलब है कि हाई हील्स, जो नुकीली सैंडल होती है, वो पहने हुए इंसान का फर्श पर पड़ने वाला दाब एक भारी भरकम हाथी के चौड़े पैरों से भी ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और यही साइंस का असली कमाल है। सच में? देखो, हाथी का वजन बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसके पैर काफी चौड़े होते हैं, तो वो पूरा वजन एक बहुत बड़े एरिया में बढ़ जाता है और जमीन पर ओवरऑल प्रेशर कम पड़ता है। अच्छा। दूसरी तरफ हाई हील्स का जो निचला सिरा होता है उसका एरिया महज कुछ सेंटीमीटर का होता है। हाँ, बहुत पतला होता है। तो एक इंसान का पूरा वजन जब उस छोटे से बिंदु पर पड़ता है तो सूत्र P = F/A के हिसाब से एरिया कम होने पर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लकड़ी के फर्श पर गड्ढे के निशान तक छोड़ सकता है। क्या बात है, ये तो बहुत ही दिलचस्प फैक्ट था, है ना? हाँ। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। टॉपिक है उत्प्लावकता,
बोयंसी। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। स्लाइड में लिखा है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल, द्रव या गैस में डुबोया जाता है तो तरल द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावन बल, बोयन फोर्स कहते हैं। वस्तु का तैरना या डूबना घनत्व पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से अधिक है तो वो डूब जाएगी और कम है तो तैरेगी। राइट। मेरा डाउट ये है कि क्या होगा अगर वस्तु और तरल दोनों का घनत्व एकदम बराबर हो जाए? तुम्हारी ये सोचने की क्षमता बहुत ही कमाल की है। थैंक यू। तो क्या होगा? ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति होती है। अगर दोनों का घनत्व बिल्कुल बराबर हो जाए तो वो वस्तु ना तो पानी के ऊपर तैरेगी और न ही पत्थर की तरह पूरी तरह सतह के नीचे जाके बैठेगी। तो फिर कहाँ जाएगी? वो पानी के बीचों बीच कहीं लटकी या तैरती रहेगी। इसे न्यूट्रल बोयंसी कहते हैं। न्यूट्रल बोयंसी? हाँ, तुम्हें पता है पनडुब्बियां, सबमरीन्स और मछलियां इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके पानी के अंदर एक फिक्स गहराई पर बिना डूबे आसानी से तैर पाती हैं। वाओ, मछलियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बहुत ही फेमस आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया गया है। हाँ, आर्किमिडीज। इसके अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वो ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत के साथ एक बड़ी मशहूर कहानी जुड़ी है। हाँ, सबको पता है वो कहानी। तो क्या सच में इसी सिद्धांत को खोजते हुए आर्किमिडीज बाथटब से यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागे थे? हाँ, विज्ञान के इतिहास में तो यही दर्ज है। सच में भागे थे? हुआ यह था कि राजा ने उन्हें एक मुकुट की शुद्धता जांचने का काम दिया था, लेकिन शर्त यह थी कि मुकुट को तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, बिना तोड़े कैसे पता लगाए? वही तो। आर्किमिडीज बहुत परेशान थे कि इसका आयतन, वॉल्यूम कैसे निकालें। जब वो नहाने के लिए पानी से भरे बाथटब में उतरे तो पानी बाहर गिरा। उन्हें तुरंत समझ में गया कि उनके शरीर ने अपने आयतन के बराबर पानी हटाया है और इसी पानी को मापकर उस टेढ़े मेढ़े मुकुट का असली घनत्व निकाला जा सकता था। वाओ, क्या आइडिया था। इसी आहा मोमेंट की खुशी में वो यूरेका यानी मिल गया चिल्लाते हुए बिना कपड़ों के ही सड़कों पे दौड़ पड़े थे। हाँ, विज्ञान के लिए ऐसा पागलपन भी जरूरी है कभी कभी। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ आर्किमिडीज सिद्धांत के उपयोग बताए गए हैं। ये बहुत काम का सिद्धांत है। जैसे जलयानों, शिप्स और पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापने में और हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व मापने में। यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा डाउट है। एक छोटी सी लोहे की कील पानी में तुरंत डूब जाती है, पर लोहे से बना इतना भारी जहाज पानी पर कैसे तैरता है? वह कैसे इतना पानी हटा लेता है कि वो डूबता नहीं? बहुत ही उम्दा सवाल है ये। इसका जवाब जहाज के आकार और उसके खोखलेपन में है। खोखलेपन में? हाँ, लोहे की कील एकदम ठोस होती है, इसलिए उसका घनत्व पानी से ज्यादा होता है और वो तुरंत डूब जाती है। राइट। लेकिन जहाज अंदर से खोखला होता है जिसमें बहुत सारी हवा भरी होती है। राइट। इस खोखले डिजाइन की वजह से जहाज का कुल औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी, पानी के घनत्व से काफी कम हो जाता है। अच्छा, हवा की वजह से ओवरऑल घनत्व कम हो गया। बिल्कुल। साथ ही उसका आकार इतना चौड़ा बनाया जाता है कि वो पानी में जाते ही अपने वजन से कहीं ज्यादा भारी पानी को विस्थापित कर देता है, यानी पानी हटा देता है। हाँ, और आर्किमिडीज के नियम के अनुसार हटाए गए पानी का भार ऊपर की ओर एक विशाल उत्प्लावन बल लगाता है जो उस भारी भरकम जहाज को आसानी से तैरा देता है। बहुत ही बढ़िया समझाया तुमने। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। ये आज का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका सूत्र है पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व। स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चूंकि यह समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक यूनिट नहीं होता। सही है। मेरा डाउट ये है कि हर चीज के घनत्व की तुलना हमेशा पानी से ही क्यों की जाती है, किसी और चीज से क्यों नहीं? इसका कारण बहुत ही व्यवहारिक है। पहली बात तो पानी पृथ्वी पर सबसे आसानी से उपलब्ध तरल है। हाँ, पानी तो हर जगह है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व लगभग 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अच्छा, 1 होता है। हाँ, इस 1 की वैल्यू की वजह से हर तरह की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। अगर मैं कहूं कि किसी धातु का आपेक्षिक घनत्व 5 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो पानी से 5 गुना भारी है। ओह, कैलकुलेशन इजी हो गई। बिल्कुल। चूंकि नीचे पानी का घनत्व 1 है तो भाग देना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए पानी एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन गया है। चलो अब आज की आखिरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ बात हो रही है जोहान्स केपलर के
ग्रहीय गति के 3 नियमों की। केपलर के नियम एस्ट्रोनॉमी का बेस हैं। पहला है कक्षाओं का नियम कि ग्रह दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल कक्षा में घूमते हैं। दूसरा क्षेत्रफलों का नियम, सूर्य के पास होने पर ग्रह तेज चलते हैं, दूर होने पर धीमे। राइट। और तीसरा है आवर्तकालों का नियम, T² प्रोपोर्शनल टू R³। ये थोड़ा मैथमेटिकल है। मैं थोड़ा हैरान हूं, तो इसका मतलब ग्रह सूर्य के चारों ओर एकदम गोल सर्कुलर चक्कर नहीं लगाते और उनकी स्पीड भी हमेशा फिक्स नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। और ये तीसरे नियम का आसान भाषा में क्या मतलब है? देखो, ये विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। न्यूटन से पहले लोग मानते थे कि अंतरिक्ष में हर चीज एकदम परफेक्ट गोल रास्ते पे घूमती है। हाँ, सब गोल ही सोचते हैं। लेकिन केपलर ने अपने गुरु टाइको ब्रहे के सालों के डेटा का विश्लेषण करके साबित किया कि ग्रहों के रास्ते गोल नहीं बल्कि अंडे के आकार के इलिप्टिकल होते हैं। अच्छा, ओवल शेप में। हाँ, इसी वजह से ग्रहों की सूरज से दूरी बदलती रहती है। जब ग्रह सूरज के पास आते हैं तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण उन्हें तेजी से अपनी तरफ खींचता है, जिससे उनकी स्पीड बढ़ जाती है, बिल्कुल एक स्लिंग शॉट की तरह। ओहो, स्लिंग शॉट इफेक्ट। और दूर जाने पर स्पीड कम हो जाती है। और वो तीसरा नियम? जहां तक तीसरे नियम की बात है, T² प्रोपोर्शनल टू R³। इसमें T यानी एक चक्कर पूरा करने का समय और R यानी सूरज से दूरी। ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो ग्रह सूरज से जितना दूर होगा उसे एक चक्कर लगाने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। जैसे हमारी पृथ्वी को 1 साल लगता है। हाँ, 365 दिन। लेकिन नेपच्यून दूर है तो उसे एक चक्कर लगाने में 165 साल लग जाते हैं। 165 साल? बाप रे, तो बहुत ज्यादा है। तो ये था गुरुत्वाकर्षण और उससे जुड़े नियमों का पूरा सफर। बिल्कुल, बहुत ही मजेदार सफर था। तो दोस्तों, आज हमने पूरा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आसान तरीके से समझ लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।